नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन किससे संबंधित है? अंतरिक्ष के लिए शांति संधि, मानवीय सहायता और आपदा राहत, महिला अधिकार या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला अधिकार। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को महिलाओं के अधिकारों के लिए अब तक का सबसे प्रगतिशील ब्लूप्रिंट माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। वर्ष 1995 की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी एजेंडा है। गौरतलब है कि इसे सितंबर 1995 में बीजिंग, चीन में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन में अपनाया गया था। यह लैंगिक समानता और महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला अधिकार। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेलीमानस पहल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अफ्रीका के लिए भारतीय टेलीमेडिसिन कार्यक्रम, सुपर कंप्यूटर का विकास, ग्रामीण भारत में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना या फिर मानसिक स्वास्थ्य सहायता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। हाल ही में टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी टेलीमानस पहल शुरू की गई थी। यह पहल एक 24x7 मानसिक स्वास्थ्य सेवा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पहल की घोषणा सबसे पहले केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान की थी। इसी तरह का एक कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड-19 की पहली लहर के दौरान लोगों को महामारी और लॉकडाउन के तनाव से निपटने के लिए शुरू किया गया था। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। अगला प्रश्न है, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास यानी जेट किस समूह से संबंधित है? नाटो, शंघाई सहयोग संगठन, आसियान या फिर सार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंघाई सहयोग संगठन। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गुरुग्राम के मानेसर स्थित अपने परिसर में एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास यानी JATE आयोजित कर रहा है। यह अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ढांचे के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स के तहत किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञता एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और SCO रैट्स सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी बलों के बीच तालमेल बनाना है। इस अभ्यास का पहला चरण 27 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जबकि इसका दूसरा चरण मानेसर में आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंघाई सहयोग संगठन। अगला प्रश्न है, UN अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. प्लेटफॉर्म का डेटा बैंक रियल टाइम वायु प्रदूषण डेटा को एक साथ लाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने UN हैबिटेट और स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के साथ मिलकर अबू धाबी में 10वें विश्व शहरी मंच में अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह दुनिया भर के 7,000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे बड़े वायु गुणवत्ता डेटा प्लेटफॉर्म में से एक है। इस प्लेटफॉर्म का डेटा बैंक 4,000 से अधिक योगदानकर्ताओं के रियल टाइम वायु प्रदूषण डेटा को एक साथ लाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट से संबंधित नहीं है? विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनेस्को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट WEF की एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल का हिस्सा है। इसे WEF, संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यानी यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के सहयोग से जारी किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूल टू वर्क यानी S2W ट्रांजिशन प्रक्रिया अभी भी बड़ी बाधाओं का सामना कर रही है। आपको बता दें कि एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल मई 2020 में शुरू की गई थी, जो शिक्षा प्रौद्योगिकी, सरकार और स्टार्टअप समुदायों के 40 से अधिक भागीदारों को एक साथ लाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द कार्बापेनम क्या है? समुद्री मछली, ग्रीन हाउस गैस, DNA प्रतिकृति या फिर एंटीबायोटिक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बापेनम नामक एंटीबायोटिक दवाओं के एक वर्ग का प्रतिरोध केवल 1 वर्ष में 10% तक बढ़ गया था। कार्बापेनम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक वर्ग है जो कई एरोबिक और एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवों के खिलाफ सक्रिय है, इसलिए विकल्प डी सही है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में वर्ष 2021 में केवल 43% निमोनिया संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सका, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 65% था। यह अनुमान लगाया गया है कि 2032 तक भारत में 85% टीबी के मामलों का इलाज सामान्य दवाओं से करना संभव नहीं होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, फुटबॉल फॉर स्कूल्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस परियोजना को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा ने भारत में लॉन्च किया है। 2. केंद्रीय विद्यालय समिति इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी F4S परियोजना शुरू की गई है। इसे फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है, इसलिए कथन 1 सही है। इस परियोजना के तहत F4S कार्यक्रम को देश भर के 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होगी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। F4S कार्यक्रम फीफा द्वारा यूनेस्को के सहयोग से चलाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस यानी UNWGIC 2022 कहाँ आयोजित की जा रही है? चीन, भारत, जापान या फिर दक्षिण कोरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत के हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस यानी UNWGIC 2022 आयोजित हो रही है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसकी थीम जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड रखी गई है। यह कांग्रेस वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा बुलाई गई है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित किया गया है और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा होस्ट किया गया है। आपको बता दें कि पहली संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस 2018 में चीन में आयोजित की गई थी।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस थीम के साथ किया गया? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर्स जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, हेलीकॉप्टर्स जर्नी टुवर्ड्स डेवलपमेंट या फिर हेलीकॉप्टर्स फॉर लाइवलीहुड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। हाल ही में नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्व स्तरीय हेलीकॉप्टर निर्माण इकोसिस्टम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में आयोजित तीसरे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 2 पहलों हेली सेवा पोर्टल और हेली दिशा को लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कुर्द शब्द का उल्लेख किसके लिए किया जाता है? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, मिस्र में नदी, लोगों का एक समूह या फिर इराक में तेल क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों का एक समूह। ईरान में एक युवती की मौत के विरोध में जारी प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकारी बलों ने कुर्द लोगों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कुर्द मुख्य रूप से शिया बहुल ईरान में रहने वाले सुन्नी मुसलमान हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। यह फारसी से जुड़ी भाषा बोलते हैं। यह ज्यादातर आर्मेनिया, इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की की सीमाओं पर फैले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों का एक समूह। अंतिम प्रश्न है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में अजी लहामो क्या है? लोकगीत, रंगमंच, साहित्य या फिर लोक नृत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक नृत्य। अजी लहामो अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख लोक नृत्य रूपों में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह मूल रूप से हिंदू महाकाव्य रामायण का तिब्बती संस्करण है। इस नृत्य नाटिका में मुख्य रूप से 5 पात्र होते हैं। यह नृत्य लोसर महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक नृत्य। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लाल सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? यमन, मिस्र, सऊदी अरब या फिर इथियोपिया। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।